श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश भर में इस वक्त इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस अवसर पर, इस उपलक्ष्य में देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार भी इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित कर रहा है और इसके तहत हम आपको छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम, जो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और यहाँ की जो उस समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनके बारे में हम आपको विशेषज्ञों के माध्यम से लगातार जानकारियां दे रहे हैं। तो श्रोताओं, इससे पहले के जो अंक हैं उसमें हम सब ने ये जानकारी हासिल की हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से कि किस तरह से वर्ष 1857 है, उसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में आदिवासी भाई हैं, जो हमारे जनजातीय वर्ग के लोग हैं, उन्होंने किस तरह से सशस्त्र संघर्ष छेड़ा था और कई संघर्ष उन्होंने यहाँ पर छेड़े थे। और फिर 1857 की जो महाक्रांति हुई, उसके बाद में पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी एक राजनीतिक चेतना धीरे धीरे जागृत हुई। राजनीतिक आंदोलनों ने, राजनीतिक जागरूकता ने और साथ साथ में जो सामाजिक जागरण है उसने भी जोर पकड़ा। और फिर एक दौर आया 1857 से लेकर जो 1920 तक चला, जिसमें धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बढ़ते गए और छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उस वक्त के यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने भी उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई। आज श्रोताओं हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं। वे राज्य के पूर्व निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं और अनेक बड़े पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर त्रिवेदी, जैसा भी हम अपने श्रोताओं से चर्चा कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि मुख्य रूप से हम 3 भागों में अपने स्वतंत्रता संग्राम को बांट सकते हैं। एक वो दौर था जो 1857 के पहले था और फिर 1857 से 1920 का दौर, और फिर उसके बाद जो तीसरा और अंतिम जो चरण था वो 1920 से 1947 का। आज हम इस अंतिम चरण के बारे में ही आपके साथ चर्चा करेंगे। तो 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद में एक राजनीतिक चेतना जागृत होनी शुरू हो गई। लोगों को लगने लगा कि उन्हें आजादी मिल सकती है। कहीं ना कहीं एक आशा की किरण, एक उम्मीद उनके भीतर जगी और फिर ये उम्मीद मजबूत होती चली गई। राजनीतिक आंदोलनों ने जोर पकड़ा और फिर 1920 आते आते तक वो राजनीतिक चेतना अपने चरम पर आ गई। राजनीतिक आंदोलन काफी उभार पे आ गए। महात्मा गांधी जी का भी प्रभाव काफी बढ़ गया। तो 1920 के बाद यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी क्योंकि राजनीतिक चेतना का काफी प्रसार और विस्तार हुआ था, उसके बाद ये किस तरह से यहाँ परिलक्षित होनी शुरू हुई। जो राजनीतिक चेतना यहाँ के लोगों में, यहाँ के नेताओं में जगी थी, वो यहाँ पर यदि हम देखें तो काफी सारे स्थानीय आंदोलन हुए, जहाँ पे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और न सिर्फ लड़ी बल्कि उसे जीती भी। तो वो किस तरह के आंदोलन थे यहाँ पर स्थानीय स्तर पे, इनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। विकल्प जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व महात्मा गांधी के पास आ गया जी। उसके उसके पहले लोकमान्य तिलक और दूसरे नेता थे जी। और महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में आने के बाद सत्य, अहिंसा, अभय, सत्याग्रह और सर्वोदय के आधार पर आंदोलन चल पड़ा। अर्थात केवल राजनीति ही नहीं, इसके साथ साथ सर्वोदय की बात भी थी, अभय की बात भी थी। और हम जानते हैं कि भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ बिहार के चंपारण में, उसकी भी हमने कुछ वर्ष पहले अभी शताब्दी मनाई। पर उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, यहाँ पर जो अभी धमतरी जिला है, इस धमतरी जिले में मानमसिल्ली गांव के पास एक बांध बनाया गया और उस बांध से नहर से पानी छोड़ा गया और नहर से पानी छोड़ा गया और किसानों से कहा गया कि वो अनुबंध करें। किसानों ने आंदोलन के तहत उसके साथ अनुबंध नहीं किया और अनुबंध नहीं किया। इसके बावजूद अफसरों ने
उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जी। और टैक्स की वसूली शुरू कर दी। जी। जब टैक्स की वसूली शुरू कर दी जी। तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और इस क्षेत्र के जी। सबसे प्रमुख जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो बड़े साहित्यकार थे, बड़े समाज सेवी थे, जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इन्होंने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया और उनके साथ दो व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण थे, नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। इन्होंने सारे किसानों को एकत्र किया और कहा कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, नहर टैक्स नहीं देंगे, पानी की टैक्स नहीं देंगे, और आंदोलन कर दिया। और इसकी खबर महात्मा गांधी तक पहुंची। जिस तरीके से बिहार में चंपारण में के आंदोलन को शुक्ला जी लेने गए थे जी। महात्मा गांधी को, उसी तरह सुंदरलाल शर्मा लेने चले गए महात्मा गांधी को जी। अब बड़ी बात यह, तब तक महात्मा गांधी का नाम बहुत ज्यादा हो चुका था कि महात्मा गांधी यहाँ पर आ रहे हैं जी। इसको लेकर अंग्रेज अफसरों में एकदम खलबली मच गई। और खलबली मान के साथ ही उन्होंने जी। ये जो टैक्स लगाया था उसको माफ कर दिया। ये एक बड़ा आंदोलन था और ये माना जाता है कि किसानी से जुड़ा हुआ जो बारडोली आंदोलन हुआ गुजरात में जी। लगभग उसके बराबर का था और किसी बड़े सत्याग्रह के बिना ये महात्मा गांधी के नाम, महात्मा गांधी आए पर महात्मा गांधी वहां तक नहीं गए और इस आंदोलन समाप्त हो गया। मतलब आंदोलन भी हुआ और जीत भी हासिल हुई। जीत भी हासिल हो गई जी। दूसरा एक बहुत बड़ा आंदोलन, ये तो हिंदुस्तान का अकेला आंदोलन है शुक्ला जी जी। और अभी भी इसको लेकर चर्चा हो रही है जी। बड़ा आंदोलन है, इसको कहते हैं जंगल सत्याग्रह आंदोलन। अच्छा। इसका बड़ा महत्व है जी। और जो बात मैं इसको कह रहा हूं कि अभी मतलब 2021 में भी इसकी बातचीत हो रही है कि जंगल सत्याग्रह जैसा सत्याग्रह पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। जंगल सत्याग्रह इस प्रकार का है कि आज हम जानते हैं कि आदिवासी लोगों के लिए जल जंगल जमीन उनकी संस्कृति और उनके जीवन का हिस्सा है जी। और वो वहां से उसी पर उनका जीवन निर्भर करता है जी। वो आदिवासी जंगल में जाकर वहां से अपनी लकड़ी बीन कर ले आते थे जी। लेकिन अंग्रेजों ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जी। और जब ये पाबंदी लगा दी तो सशस्त्र पुलिस अंदर पहुंच गई और जाके उसने आदिवासियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जी। और इनके खिलाफ अदालत में केस भी लगा दिए जी। और इस कारण जी। पूरा आदिवासी समुदाय जगह जगह जी। छत्तीसगढ़ में एकत्र होकर आंदोलन करने लगा। फिर से यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव ने मिलकर इस आंदोलन को एक गति दी और उनके आंदोलन के कारण ये जो अहिंसात्मक आंदोलन है बाद में शांत का। लेकिन जंगल को लेकर आंदोलन होना और उसका राजनीतिक अर्थ निकलना जी। उसके कारण पूरे देश में इसकी ख्याति हुई और बाद में भी ये मामला जो है धीरे धीरे रुका नहीं जी। बाद में भी हम पाते हैं कि वो आगे जाकर ये आंदोलन 1930 में भी हुआ। ये तो 1920 में हुआ तो उसके बाद फिर 1930 में भी हुआ ये धमतरी में। अच्छा। हाँ और 1920 की एक सबसे बड़ी घटना है जी। शुक्ल जी इसको याद करें जी। यह भी हिंदुस्तान की पहली घटना है। जी। पहली घटना यह है कि अंग्रेजों के शासनकाल में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जी। उस औद्योगिकरण प्रक्रिया के तहत राजनांदगांव में एक कॉटन मिल जिसका था बंगाल नागपुर कॉटन मिल स्थापित हो गई जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, पूरे मध्य हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कॉटन मिल थी, सूती कपड़े की मिल थी और यहाँ पर मजदूरों का शोषण होता है। जैसे हम जानते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में अंग्रेजों के आने के बाद भारत में पहली बार पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हुई। उसी पूंजीवादी व्यवस्था के तहत इन मिलों में और इन कारखानों में मजदूरों का शोषण हो गया। इस मजदूरों के शोषण के विरुद्ध अप्रैल 1920 में जी सर बंगाल नागपुर कॉटन मिल के मजदूरों राजनांदगांव में एक बड़ा आंदोलन किया। ये मेरे शब्दों को गौर करें शुक्ला जी, श्रोताओं सुने कि भारत के मजदूर आंदोलन के इतिहास में यह पहली और सबसे लंबी हड़ताल थी। इतनी लंबी हड़ताल कभी नहीं हुई थी। अच्छा। और इस आंदोलन को खड़ा करने में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का बड़ा महत्वपूर्ण था और दूसरे बड़े नेता इसके साथ जुड़े थे वो पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र थे। अच्छा। जो बड़े साहित्यकार थे, बड़े राम साहित्य के विशेषज्ञ थे, लेकिन उसके अलावा बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया और इस कारण बाद में भी 1920 के बाद भी आंदोलन होता रहा। इस कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव रियासत से निकाल बाहर कर दिया गया था। ये बड़ी बात है। आपने जो अभी बताया, आपने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन बताए, एक कंडेल नहर सत्याग्रह,
सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह और फिर उसके बाद राजनांदगांव की बीएनसी मजदूर हड़ताल। इससे ये तो जाहिर होता है कि लोगों में किस तरह से एक राजनीतिक चेतना जागृत हुई थी। लेकिन साथ में एक और जो आपकी बात सुनकर मुझे एक सुखद आश्चर्य भी हो रहा है कि देखिए जो 3 वर्ग हमारे समाज के महत्वपूर्ण हैं, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और जनजाति वर्ग, इन्होंने सबसे पहले विरोध का स्वर न सिर्फ बुलंद किया बल्कि लोहा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जीत भी हासिल की और एक मिसाल पेश की, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश के सामने। ये एक बहुत बड़ी बात है, तीनों वर्ग ने, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा आपने बताया, ये तो एक स्थानीय कारणों से उपजे हुए आंदोलन थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं अपनी धमक महसूस कराई। लेकिन उस वक्त जैसा कि हमने कहा कि एक लहर चल रही थी, आजादी को लेकर लोगों के अंदर एक ललक जग गई थी और देश भर में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक लहर चल रही थी आजादी पाने की, और अनेक तरह के आंदोलन हो रहे थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और दूसरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में। वो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हो रहे थे उससे साथ में छत्तीसगढ़ का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के नेताओं का किस तरह से जुड़ाव था? इसको 2-3 अलग अलग रूप में देखें जी। एक तो बड़ा आंदोलन ये हो कि उसी वक्त भी जो आंदोलन चल रहा था कि लोगों में जागृति ला रहे थे। आपने कहा था कि 1920 के बाद जी महात्मा गांधी के प्रवेश करने के बाद एक जागृति आ गई थी और इस जागृति के लिए जगह जगह राजनीतिक सम्मेलन हो रहे थे और नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन कारण पूरे, जिसको उस वक्त सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहते थे और छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था, एक बड़ी जागृति आ गई थी। जगह जगह राजनीतिक परिषदें आयोजित होती थी और इन राजनीतिक परिषदों में लोगों को जागृत की जाती थी। तो अनेक स्थान में, रायपुर में, धमतरी में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, रायगढ़ में राजनीतिक सम्मेलन होते थे जहां पर राजनीतिक चेतना का प्रसार होता था। ऐसा ही मई 1922 में रायपुर में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, बहुत बड़ा सम्मेलन। इस सम्मेलन का बड़ा महत्व है क्योंकि इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया कांग्रेस कमेटी के आयोजकों ने, कांग्रेस समिति के अधिवेशन के आयोजकों ने, कि हम इसमें उसी व्यक्ति को प्रवेश देंगे जो टिकट लेकर आएगा या जिसको इस राजनीतिक सम्मेलन के आयोजन के लिए पास दिए गए हैं। अंग्रेज लोग पूरी कांग्रेस आंदोलन के गतिविधि पर नजर रखते थे, तो उनके पास खबर गई कि कलेक्टर, एसपी और 3 और अधिकारी आना चाहते, इन 3 के लिए आप पास दीजिए। इन लोगों ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया आयोजकों ने कि नहीं, हम किसी को प्रवेश नहीं देंगे, चाहे आप कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे कोई हो। बहरहाल कार्यक्रम शुरू हुआ और जिस दिन कार्यक्रम शुरू हुआ अंदर कांग्रेस, तो बाहर प्रवेश द्वार पर पंडित रविशंकर शुक्ला जो सबसे बड़े नेता थे, दूसरे माधवराव सप्रे जो उनके गुरु थे, और वामन राव लाखे, वामन बलीराम लाखे, ये 3 सबसे बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ के थे, वो दरवाजे पर खड़े हो गए। और जब इन लोगों ने आने का प्रयास किया, इन अधिकारियों ने, कलेक्टर, एसपी और 3 अधिकारियों ने प्रवेश किया, तो इन्होंने कहा कि हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। तो जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की, बोला नहीं, और इस कारण रविशंकर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया जो सबसे तेजस्वी नेता थे। जब ऐसे लोग एक गिरफ्तार कर लिया गया तो दूसरे दिन रायपुर शहर की, जो आप जानते कोतवाली है, इस कोतवाली को हजारों लोगों ने घेर लिया। अच्छा। कि रविशंकर शुक्ला और जो 1-2 लोग और गिरफ्तार किए उनको छोड़ो जी। और हालत इतनी उत्तेजनापूर्ण हो गई कि पुलिस गोली चलाने की स्थिति आ गई। तब माधवराव सप्रे और वामन बलीराम लाखे गए और उन्होंने बातचीत करके इनका अधिकार समझाया कि देखिए इतनी बड़ी हजारों की तादाद में आप कितनी गोली चलाएंगे, सब मारे जाएंगे। तब उनको छोड़ा गया, पुलिस पीछे हटी जी और उस कारण को जेल से छोड़ गया। तो इस घटना का पूरे समाज में और पूरे छत्तीसगढ़ में एक संदेश गया कि नहीं, हम अंग्रेज सरकार का सामना कर सकते और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को झुका भी सकते हैं। इस पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उससे भी छत्तीसगढ़ का काफी गहरा जुड़ाव था। एक बड़ी बात है साहब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ बड़ी बात ये थी कि जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने की थी जी और नमक आंदोलन शुरू किया था जी, इसके तहत जी बड़ी बात ये होगी कि अप्रैल में 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रायपुर में 1930 में राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का कार्यक्रम किया गया पूरे सेंट्रल प्रोविंस बरार में, और उसका मुख्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के केंद्र रायपुर में आयोजित किया गया। और उस वक्त के सबसे तेजस्वी युवा नेता जवाहरलाल नेहरू को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया।
और देखिए क्या हुआ था कि सीपीएन बरार में ये जो हिंदी भाषी प्रदेश था, इसका नाम हो गया था महाकौशल राजनीतिक कांग्रेस हो गई थी, इसलिए महाकौशल राजनीतिक परिषद का आयोजन हो गया। और ये 5 पूरे सेंट्रल प्रोविंस बरार से 5 बड़े वॉलंटियर चुने गए जो नमक कानून आंदोलन तोड़ेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित द्वारकानाथ मिश्र, सेठ गोविंद दास, महंत लक्ष्मीनारायण दास और गयाचरण त्रिवेदी जी। और इनका ये हो गया कि 13 तारीख को, अब 13 अप्रैल को करेंगे जी। जवाहरलाल नेहरू रवाना हुए इलाहाबाद से जी। ये इतनी बड़ी घटना थी कि अंग्रेजों ने उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जी। कि वो रायपुर ना आ पाए, अन्यथा सेंट्रल इंडिया में एक बड़ी क्रांतिकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये कार्यक्रम नहीं रुका और सेठ गोविंद दास को जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई करनी थी। सेठ गोविंद दास जो बाद लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और उनके नेतृत्व में इन 5 ने नमक कानून तोड़ा और उसके बाद इन 5 की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन चल पड़ा। उसके साथ साथ जगह जगह नमक कानून का उल्लंघन किया गया, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया, वानर सेना का गठन किया गया जी। हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं उन घटनाओं, क्योंकि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो जाती थी तो जो बच्चे थे, किशोर और शिशु, इनकी वानर सेना बनकर गठन कर गया और जगह जगह सार्वजनिक भवनों में झंडा फहराने का काम शुरू कर दिया गया जी। 5 प्रकार का। डॉक्टर त्रिवेदी, आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। हम इस चर्चा को अपने अगले अंक में जारी रखेंगे क्योंकि आज हमारे पास समय की सीमा है। हम अगले अंक में इसके आगे क्या क्या आंदोलन हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्रोताओं, आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते इसी वक्त हमारी जो इसकी शेष चर्चा है इसको सुनना न भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार।